ये कहानी एक स्नाइपर और उसके साथी की है जो अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ की पाइपलाइन के सुरक्षक ले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों का एक बहुत बड़े स्नाइपर जूबा के साथ मौत का खेल शुरू हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या वो अपना मिशन पूरा करके वापस अपने घर जा पाएंगे या फिर जूबा उनको वहीं मार देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में हम इराक के बॉर्डर का सीन देखते हैं। वहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। बॉर्डर पर अमेरिका के दो सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद एक पाइपलाइन को देखने आते हैं, जिनका नाम आइजैक और मैथ्यूज है। आइजैक एक स्नाइपर है और मैथ्यूज उसका साथी। उनको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि कोई इराकी दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान ना पहुँचा दे। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूरी एक जगह पर छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ झाड़ियाँ डाल देते हैं, ताकि अगर वहाँ कोई इराकी सैनिक आए तो वो उनको देख न पाए। आइजैक और मैथ्यूज दोनों ही अपनी स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और उन दोनों के यहाँ पर पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर अब मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि अब मुझसे और यहाँ ऐसे नहीं रहा जाएगा, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो हमारे यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि हमें मार सके। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा नहीं था वहाँ पर कितने सारे अमेरिकी सैनिक मरे पड़े थे? बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है और वो है जूबा। मुझे तो ये जूबा की कोई चाल लग रही है। मैथ्यूज उससे कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यूज से और नहीं रहा जाता। वो वहाँ से उठकर पाइपलाइन की ओर जाने लगता है। आइजैक उस पर अपने स्कोप से नजर रखता है। नीचे की तरफ जाकर मैथ्यूज को कुछ आदमी मरे पड़े दिखाई देते हैं जो अमेरिकी थे और उन सभी को हेडशॉट से मारा गया था, जिसे देखकर मैथ्यूज समझ जाता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था, ये कोई चाल है, यहाँ कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूज अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसको वहाँ से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूज के पैर में आकर एक गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। आइजैक ये देखकर फौरन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ रास्ते में जाते हुए उस पर भी गोलियों से हमला किया जाता है। पर वो जिगजैग लाइन से भागता हुआ मैथ्यूज के पास पहुँच जाता है, पर तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान को बचाने के लिए आइजैक कूदकर वहाँ मौजूद एक दीवार के पीछे छिप जाता है। इस सिचुएशन को देखकर आइजैक थोड़ा डर जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ से वो लोग कोई बैकअप और मेडिकल टीम भेज सके। पर अनफॉर्चुनेटली उसका कांटेक्ट बेस से नहीं हो पाता, जिसके बाद वो पहले मैथ्यूज को हिले से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुमको फिर से गोली मार देगा। जिसके बाद आइजैक अपने पैर पर लगी गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता है, जिस बीच वो अपने दर्द की वजह से बेहोश भी हो जाता है। और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। उधर मैथ्यूज ने अब बिल्कुल हिलना जुलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आइजैक को ये लगता है कि मैथ्यूज मर गया, जिस चीज से आइजैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि मैथ्यूज उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर जाने वाले थे। आइजैक ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है, जिसमें आइजैक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजैक फौरन उनको यहाँ की हालत के बारे में बताता हुआ उनसे यहाँ पर एक बैकअप और मेडिकल टीम को भेजने को कहता है, जिस पर बात कर रहा इंसान आइजैक से अपनी पोजीशन और खड़े होकर फायर करने को कहता है। लेकिन ये सुनकर आइजैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने खड़े होकर गोली फायर की तो वो स्नाइपर उसको वैसे ही मार देगा। आइजैक से कॉल पर बात कर रहा वो आदमी आइजैक को उसकी रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजैक उसको कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुमको नहीं बताया। और अब आइजैक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकन नहीं लग रहा था, बल्कि वो इराकी लग रहा था। आइजैक इन सारी बातों से समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है, ये तो शायद वही स्नाइपर है जिसने मुझे और मैथ्यूज को गोली मारी है। इस समय शायद ये मुझ पर ही निशाना लगाए बैठा है, इसलिए मुझसे मेरी पोजीशन का पता कर रहा है। आइजैक उससे कहता है कि शायद मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूज मारा जाएगा जो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर आइजैक थोड़ा खुश होता है, इसलिए वो उससे बात करता रहता है ताकि वो उसे अपनी बातों में लगाकर ये पता लगा सके कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। वो तभी उस दीवार में एक छेद करता है और अपने स्कोप से चारों ओर देखने लगता है, जिसके बाद वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तुम्हें भूल चुके हो क्या कि अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो? जिस पर वो स्नाइपर बोलता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूँ, मैं तो बस एक आम सा इराकी हूँ। और रही बात जंग की, तो अमेरिका और इराक की जंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं। जिसके बाद अब वो स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजैक को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात को
सुनकर स्नाइपर आइजैक को ये धमकी देता है कि मैं मैथ्यूज को मार दूंगा, जिस पर आइजैक उससे कहता है कि तुमको जो करना है वो करो। पर तभी आइजैक को थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इस स्नाइपर को मैथ्यूज का नाम कैसे पता। आइजैक उससे पूछता है कि तुम मैथ्यूज का नाम कैसे जानते हो, जिस पर वो स्नाइपर बोलता है कि मैं मैथ्यूज को ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। अगर आज मैथ्यूज मरा तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी अपने एक दोस्त डीन को मार चुके हो। असल में डीन आइजैक का मैथ्यूज से पहले पुराना साथी था। आइजैक अपने दुश्मन को मार रहा था पर गलती से उससे गोली डीन को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वो स्नाइपर अब आइजैक पर इमोशनल वार कर रहा था, जिसका आइजैक पर असर भी होने लगा था। उस स्नाइपर का यही प्लान था कि अपनी बातों से आइजैक के दिल पर हमला करे ताकि वो निराश होकर अपने आप को मारे या फिर खड़ा हो जाए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। आइजैक अभी भी उसी दीवार के पीछे छुपा होता है, लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी थी। पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली होती है, क्योंकि शुरुआत में भागते समय उस स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल में गोली मार दी थी। तभी वो स्नाइपर फिर से आइजैक से बात करता है। वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मारे जाओगे। आइजैक अब गुस्से में उसको टेररिस्ट बोलता है, जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम तो मेरी जमीन और मेरी देश की मिट्टी पर हो, तो मैं अपने देश में टेररिस्ट कैसे हुआ? और अगर तुम मेरी नजर से देखोगे तो तुम अपने आप को टेररिस्ट पाओगे, क्योंकि तुम किसी दूसरे देश में हो। इतने में ही आइजैक अपने स्कोप से वहाँ पर एक कचरे के ढेर को देखता है, जिसको देखकर आइजैक समझ जाता है कि शायद ये इसी कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। और इस कचरे के ढेर में छुपना कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि ये इस गेम का कोई पुराना और बहुत चालाक खिलाड़ी है, और ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है जूबा। आइजैक उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम जूबा हो, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, और तुमने हम लोगों से सब कुछ सीख के हमको ही धोखा दे दिया। जिस पर वो स्नाइपर यानी कि जूबा बोलता है कि जूबा नाम के तो कई आदमी हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? आइजैक बोलता है कि मैं तुम्हारी जूबा द घोस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमें पहली बार उस स्नाइपर का सही नाम पता चल जाता है। पर आइजैक की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जिसका पता जूबा को भी चल गया था। इसलिए जूबा उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मर गए तो मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जबान बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा सर काट के अपने साथ ले जाऊंगा। ये बात सुनकर आइजैक जूबा की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए एक तरकीब सोचता है। वो एक लकड़ी पे अपनी हेड और अपने कपड़ों को टांग देता है, जिससे वो एक इंसान लगे, और जैसे ही जूबा उस लकड़ी के इंसान पर गोली चलाएगा वो उसकी लोकेशन देख लेगा। पर आइजैक का ये प्लान काम ही नहीं करता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज एक रेतीला तूफान आने लगता है और आइजैक को अपने स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने साइड में मरे हुए एक अमेरिकी सोल्जर का बैग उठाकर उसी वॉल के पीछे आ जाता है। इसी बीच जूबा उस पर गोलियों से हमला भी करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोप टूट जाता है। आइजैक को उस अमेरिकी सोल्जर के बैग में से एक पानी की बोतल और कुछ सामान मिलता है। सबसे पहले आइजैक पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, पर तभी हमको पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है और वो अपने रेडियो से आइजैक और जूबा की सारी बातें सुन रहा था। आइजैक को भी ये बात पता चल जाती है। वो मैथ्यूज को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसको बताता है कि जूबा सामने वाले कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, मैं उसे अपनी बातों में लगा कर रखता हूँ, तुम उस पर अपनी राइफल से गोली चला देना। पर यहाँ पर आइजैक से एक गलती हो जाती है। वो मैथ्यूज से बात करते समय अपना रेडियो बंद नहीं करता और उसकी बातें जूबा भी सुन लेता है। जूबा आइजैक से बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आइजैक मैथ्यूज की जान बचाने के लिए जूबा से ये कहता है कि मैं मरने से पहले भगवान से बात कर रहा हूँ। तभी मैथ्यूज अपने हाथ में शीशे की तरह चमकने वाली एक चीज से जूबा को देखने की कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगाकर जूबा पर गोली चला देता है, पर वो गोली जूबा को नहीं लगती। लेकिन तभी जूबा मैथ्यूज के शोल्डर पर गोली मार देता है। मैथ्यूज जख्मी हालत में आइजैक के पास जाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, पर तभी जूबा उसको एक और गोली मार देता है, जिसको देख अब आइजैक रोने लगता है और वो जूबा से कहता है कि हमको छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। जिस पर जूबा उससे बोलता है कि तुमको रोका किसने है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजैक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझको गोली मार दोगे, पर जूबा ऐसा करने से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर आइजैक उससे पूछता है पर क्यों? जूबा बोलता है कि तुम्हारी इस क्यों का जवाब मेरे अगले सवाल में है। अब जूबा आइजैक से ये पूछता है कि जंग को खत्म हुए काफी समय हो गया है, पर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या कारण है जो तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? ये सुनकर आइजैक रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों डीन का खून हुआ है। मैंने उसके परिवार और सभी से ये बोला है कि उसे दुश्मनों ने लड़ाई के बीच में मार दिया। मैं घर जाकर उसके परिवार से कैसे नजर मिलाऊंगा? इन दोनों की ये बातें चली रही होती हैं कि तभी आइजैक को अपने रेडियो पर अपने बेस से कॉल आता है। वो शुरुआत में तो समझता है कि शायद ये भी जूबा की कोई चाल है, लेकिन कॉल पर उसके कैप्टन उससे बात करते हैं, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि ये असली कॉल है। पर तभी जूबा रेडियो से आइजैक बनकर आइजैक के बेस वालों से बातें करने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझको यहाँ से लेने आ जाओ
यानी कुछ ही देर में आइजैक को लेने उसके बेस वाले आ रहे होते हैं। अब आइजैक समझ जाता है कि क्यों यहाँ पर मरे हुए किसी भी सोल्जर ने मदद क्यों नहीं बुलाई, वो खुद किसी को यहाँ लेने आए थे। जूबा ऐसे करके अमेरिकी सैनिक को यहाँ पर बुलाता है और फिर उनको मार देता है। थोड़ी देर बाद आइजैक को 2 हेलीकॉप्टर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। अब जूबा कहीं उन पर हमला न कर दे, इसीलिए आइजैक फिर से जूबा को मारने का एक प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी को बांधकर एक हुक बनाता है और मैथ्यूज की स्नाइपर वाली बंदूक को उसकी मदद से अपने पास ले आता है, जिसके बाद वो अपने सामने वाली दीवार को भी तोड़ देता है ताकि जूबा उस पर जैसे ही गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाकर उसको मार सके। तभी आइजैक के सोचे हुए तरीके से ही जूबा उस पर गोली चलाता है। वो गोलियां आइजैक को तो नहीं लगती, पर इससे आइजैक को जूबा की लोकेशन का पता चल जाता है। वो उस कचरे के ढेर के बिल्कुल बीच में छुपा हुआ था। आइजैक फौरन उस पर गोली चला देता है, जो शायद जूबा को जाकर लग जाती है। इस चीज का पता लगाने के लिए आइजैक अपनी जगह से खड़े होकर देखता है, पर उसको कुछ नहीं होता, जिससे आइजैक समझ जाता है कि शायद जूबा अब मर चुका है। इतने में हेलीकॉप्टर से आइजैक के बेस वाले भी उनको लेने आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजैक और मैथ्यूज दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी नीचे से हेलीकॉप्टर्स पर गोलियां चलने लगती है, यानी कि जूबा अभी भी जिंदा था। जूबा दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट को गोली मार देता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स वहीं पर क्रैश हो जाते हैं, जिसमें आइजैक, मैथ्यूज और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजैक और मैथ्यूज की मौत हो जाती है। तभी जूबा फिर से अमेरिकी सोल्जर बनकर आइजैक के बेस वालों को कांटेक्ट करता है और उनको यहाँ पर मदद भेजने को कहता है। यानी कि जूबा का मौत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ऐसे ही सैनिकों को बुलाता रहेगा और उनको मारता रहेगा। इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में